नमस्कार, खबरों का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। हम लेकर आए हैं देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिनके विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। शरद पवार के खिलाफ अजीत पवार ने की बगावत, शिंदे सरकार में डिप्टी सीएम की ली शपथ, 9 एनसीपी विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ। यूसीसी को मिला बसपा का समर्थन, मायावती ने साफ किया अपना स्टैंड, कहा समान नागरिक संहिता से मजबूत होगा। तीस्ता सीतलवाड़ को गिरफ्तारी से राहत, सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट के फैसले पर लगाई रोक, सरेंडर करने के मिले थे आदेश। बिहार पीएफआई मॉड्यूल मामले में एनआईए की बड़ी कार्रवाई, पटना से दरभंगा तक की छापेमारी, संदिग्ध युवक को हिरासत में लिया। फ्रांस में भड़की हिंसा से बने गृहयुद्ध के हालात, 2500 दुकानें जलकर खाक, पुलिस ने अब तक 2400 लोगों को किया गिरफ्तार। और खबरों की शुरुआत में बात करेंगे महाराष्ट्र में हुए बड़े खेल की। महाराष्ट्र में बड़ा सियासी भूकंप देखने को मिला है, जहां अजीत पवार ने शरद पवार के खिलाफ सबसे बड़ी बगावत कर डाली। बड़ी संख्या में विधायकों के एक धड़े के साथ शिंदे बीजेपी सरकार में अजीत पवार शामिल हो गए। आज राजभवन में अजीत पवार ने शरद पवार को छोड़कर डिप्टी सीएम पद की शपथ भी ले ली है। अजीत पवार के साथ लगभग 9 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। खबरों के मुताबिक जहां अजीत पवार अपने साथ 43 विधायकों के साथ होने का दावा कर रहे हैं, तो वहीं शरद पवार ने अपनी बेटी सुप्रिया सुले से इस बवाल पर बात की, जिसमें 80% विधायकों के वापस आने का दावा भी किया जा रहा है। डॉक्टर साहब, बड़ा खेल महाराष्ट्र में हुआ, कैसे अजीत पवार ने इतना बड़ा कदम उठाया? देखिए, ये तो ऑलमोस्ट तय था कि पार्टी टूटेगी, इतनी जल्दी टूटेगी और इतनी बड़ी संख्या में अचानक से। इसको कहते हैं कि तख्ता पलट, संडे कू। और जिस हिसाब से उद्धव ठाकरे को पता नहीं चला था कि उनकी पार्टी टूटने वाली है, उनकी नींद तब खुली जब मालूम चला कि उसके विधायक जो है गुवाहाटी पहुंच गए हैं। उसी तरीके से शरद पवार को भी मालूम नहीं था। शरद पवार कह रहे हैं कि मीटिंग हो तो रही थी, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि ये सारी चीज़ें हो रही है। तो खैर, ये राजनीति है, उठापटक चलता रहता है। इसी तरीके से शरद पवार ने पार्टी तोड़ के पहली बार वो मुख्यमंत्री बने थे, ऐसे ही उनके भतीजे उन्हीं के नक्शे कदम पे। तो ये राजनीति का खेल है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात क्या है? इम्पॉर्टेंट इसमें यह है कि वो पार्टी तोड़ के अलग नहीं हुए। अजीत पवार कह रहे हैं कि मैं ही ओरिजिनल एनसीपी हूं और एनसीपी के जो चुनाव चिन्ह घड़ी छाप है, उस पे हम चुनाव लड़ेंगे। हमारे साथ 42 लोग हैं। अब 9 बड़े बड़े लोग, ऐसे ऐसे कद्दावर लीडर जो एनसीपी में, आप ये समझिए एनसीपी में अब कोई बड़ा लीडर बचा नहीं, सारे लोग इधर आ गए। आपने प्रफुल्ल साहब को आपने बना दिया था कार्यकारी अध्यक्ष। भाई, 2 लोगों के हाथ में दिया था वर्किंग प्रेसिडेंट के रूप में, सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को। प्रफुल्ल पटेल भी इधर आ गए, तो बचा कौन? ये शरद पवार की राजनीति में जो अब तक उन्होंने अचीव किया, इस घटना से वो सब कुछ चकनाचूर हो गया। उनकी हालत महाराष्ट्र में ठीक वैसे ही हो जाएगी जैसी हालत अभी उद्धव ठाकरे की है। जी बिल्कुल, लंबे समय से अजीत पवार शरद पवार से नाराज चल रहे थे, जिसके बाद आज ये बड़ा कदम उठाते हुए वो बीजेपी शिंदे सरकार में शामिल हो गए। वहीं यूसीसी पर देश भर में मचे बवाल के बाद अब कई विपक्षी पार्टियों ने इस कानून का समर्थन कर दिया है। आज आम आदमी पार्टी और सुबह सपा के बाद समान नागरिक संहिता पर बहुजन समाज पार्टी ने भी अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। बसपा प्रमुख मायावती ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि उनकी पार्टी यूसीसी के विरोध में नहीं है, मगर संविधान इसे थोपने का समर्थन नहीं करता है। आपको बता दें कि 20 जुलाई से मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है, जिसमें सरकार यूसीसी पर बिल पेश करने की तैयारी कर रही है। डॉक्टर साहब, धीरे धीरे सभी विपक्षी दल जो है वो यूसीसी के समर्थन में आते जा रहे हैं। देखिए, मुझे लग रहा है कि यूसीसी अगर पार्लियामेंट में आता है, बड़ी आसानी से ये पास हो जाएगा। जो ढुलमुल रवैया अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज का है, और खास करके उन पार्टीज का
जो सूडो सेकुलरिज्म को अपनी विचारधारा बताते हैं, उनके लिए बड़ी दिक्कत होने वाली है। कांग्रेस पार्टी तक ये डिसाइड नहीं कर पा रही है। कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी के घर पे बड़े लीडर्स की बैठक कल हुई थी, वहां यही डिसाइड हुआ कि अभी चुप रहना है। लेकिन मायावती तो चुप रहने वाली नहीं, वो तो सामने आई और उन्होंने कहा कि भाई हम समर्थन करते हैं, लेकिन इसे थोपने की आवश्यकता नहीं है, और 10 तरह की बातें उन्होंने इफ एंड बट वो कर दिया। लेकिन मूल तत्व क्या है उनकी चीज का, कि वो इसका विरोध नहीं करेंगी। और इस तरीके से आप देखिए, चाहे वो नीतीश कुमार की पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, इवन उद्धव ठाकरे हो, शरद पवार हो, कोई भी खुल्लम खुल्ला विरोध करने के लिए सामने नहीं आ रहा। विरोध कौन कर रहा है? जिनके पास हार्डकोर मुस्लिम वोट बैंक है, जिसके बगैर उनकी राजनीति नहीं चल सकती। समाजवादी पार्टी है, आरजेडी, लालू यादव की पार्टी, ममता बनर्जी, इन लोगों ने एक हार्ड स्टैंड लिया है। 5 अगस्त का दिन मुकर्रर किया गया है। कई सारे लीगल बैटल्स है, बहुत सारी पेचीदगी है, किसको पार्लियामेंट में कैसे पेश किया जाए। एंड ऑफ कोर्स ऐसा लग रहा है कि मोदी सरकार पूरे मूड में है कि 5 अगस्त को इस बिल को पास कर दिया जाए। जी बिल्कुल, यूसीसी पर छिड़े बवाल के बीच अब मायावती का भी ये बड़ा बयान सामने आया है। अगली खबर में बात करेंगे तीस्ता सीतलवाड़ को मिली राहत की। गुजरात दंगों के सबूतों के साथ छेड़छाड़ की आरोपी तीस्ता सीतलवाड़ को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई। सरेंडर के आदेश के बाद देर रात चले तमाशे के बाद सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने तीस्ता सीतलवाड़ को 1 हफ्ते की अंतरिम सुरक्षा दे दी, जिसके तहत उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकेगी और ना ही उन्हें गुजरात हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार तुरंत सरेंडर करना होगा। डॉक्टर साहब, पहले तो गुजरात हाईकोर्ट ने सरेंडर करने के आदेश दे दिए और फिर रातों रात ऐसा क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट खुला और उनकी जो आदेश थे वो रद्द कर दिया गया गुजरात हाईकोर्ट का? देखिए, कश्मीर फाइल्स में वो आपने डायलॉग सुना था कि सरकार भले ही उनकी हो, सिस्टम हमारा है। आतंकियों को राहत देने के लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे रात में खुल जाते हैं। यही हाल हुआ है इसमें भी। भाई, तीस्ता सीतलवाड़ ने सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना की, तमाम चीज, हिंदुस्तान को बदनाम अगर कोई शख्स विदेश में अगर सबसे ज्यादा किसी ने किया, उसमें तीस्ता सीतलवाड़ का नाम सबसे ऊपर है। ये सोनिया गांधी की बहुत करीबी मित्र है, पद्मश्री दिया गया था झूठ फैलाने के चक्कर के लिए। उनका क्या है, उनकी क्रेडिबिलिटी तो झूठ, अफवाह फैलाना, मुसलमानों को मदद करने के नाम पे उनके रिहेबिलिटेशन का पैसा चट कर जाना, फर्जी गवाह, फर्जी दस्तावेज तैयार करना। और सोनिया गांधी की सहेली है, तो आपने क्या किया, उसको पद्मश्री भी दे दिया। अब हुआ ये कि वो सितंबर से चल रही है बेल पे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे उन पे एफआईआर होता है, उनके ऊपर चार्जेस लगते हैं, उनको गिरफ्तार किया जाता है और फिर इन्हें एक इंटरिम जमानत दे दी जाती है। सितंबर से ये जमानत पे बाहर है। अब वो रेगुलर बेल के लिए गई तो हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं, अब बेल नहीं देंगे, हो गया, अब जाइए जेल के अंदर सरेंडर कीजिए। वो 6 बजे शाम में यहाँ पे सुनवाई होती है, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुल जाता है सैटरडे को, और वहां 2 जज वाले बेंच उसको सुनवाई करती है। दोनों जज में डिफरेंस हो जाता है, तो दोनों जजेस ने कहा कि भाई चीफ जस्टिस के पास मसले को भेज देते हैं और वो एक लार्जर बेंच बना दें और जिससे ये तय हो जाए भाई इनके साथ क्या करना है। तो 6:15 बजे के आसपास ये फैसला दिया जाता है। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कितने, आप ये समझिए कितने कर्मठ व्यक्ति हैं भाई। 9:30 बजे रात में ही बिठा दिया 3 जजेस वाली बेंच को, और रात में खुल गए दरवाजे, सज गई ये अदालत और फैसला सुनाया जाता है कि नहीं भाई इसको रिलीज दो। क्यों? क्योंकि एक महिला है। एक सवाल जो गूंज रहा है, क्या हिंदुस्तान में जितनी भी महिलाएं हैं जो अंडर ट्रायल हैं, जिनके ऊपर आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं या अभी तक चार्जशीट नहीं हुआ है, क्या माय लॉर्ड चीफ जस्टिस साहब, ये सोनिया की सहेली को जो राहत आपने दी है, क्या गरीब महिलाओं को वो राहत मिलेगी? ये एक बड़ा सवाल है।
जी बिल्कुल, तीस्ता सीतलवार को कल सरेंडर करने के आदेश दिए गए थे, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। आगे बात करेंगे बिहार में एनआईए की छापेमारी की। बिहार में पटना से लेकर दरभंगा तक एनआईए हरकत में आ गई। इन दोनों जगहों पर एनआईए की दो अलग अलग टीमों ने छापेमारी की। ये छापेमारी कल रात से शुरू की गई। छापेमारी के बारे में पता चलते ही पटना और दरभंगा के उन इलाकों में हड़कंप मच गया, जहां एनआईए की टीमों ने दबिश दे डाली। एनआईए की एक टीम ने पटना के फुलवारी शरीफ में इमारते शरिया के पास एक किताब की दुकान में छापा मारा। वहीं दूसरी टीम ने दरभंगा जिले के बहेरा थाना इलाके में रेड डाली। इस रेड के दौरान एक संदिग्ध युवक को हिरासत में लिया गया। आपको बता दें कि बिहार में पीएफआई का मॉड्यूल सामने आया था, जिस मामले में ये दबिश दी गई है। डॉक्टर साहब, क्या कुछ एनआईए ने पाया? युवक को हिरासत में लिया, फिर छोड़ दिया गया, कुछ युवक से जानकारी मिली? देखिए, ये जो कार्रवाई की गई, ये फुलवारी शरीफ में आपको याद होगा कुछ दिन पहले एक रेड किया गया था, तो उसी में एक शख्स कोई अंसारी था, वो भाग गया और वो तमिलनाडु में जॉब कर रहा था, गलत नाम से फर्जीवाड़ा कर रहा था। तो वहां उसकी गिरफ्तारी होती है, उससे जो पूछताछ होती है उसी के आधार पर दो जगह छापेमारी की गई। दरभंगा में छापेमारी की गई तो वहां मालूम चला कि वो जो शख्स है वो ट्रांसलेशन का काम करता है। वो पाकिस्तान के आईएसआई के साथ भी उसके ताल्लुकात हैं। तो इसी संदर्भ में ये तमाम जो लोग जो काम कर रहे हैं, ऑपरेटिव्स हैं, वो पीएफआई के बताए जा रहे हैं। ये मत भूलिए कि जब पीएफआई के ऊपर बैन नहीं हुआ था और फुलवारी शरीफ के अंदर वहां पे बाकायदा छापेमारी की गई थी, वहीं से वो दस्तावेज पीएफआई का निकला था कि जिसमें ये लोग 2047 मतलब आज़ादी के 100 साल जब हम मना रहे होंगे, तो इनका टारगेट है कि हिंदुस्तान को इस्लामिक मुल्क घोषित कर देना है। और उसी टारगेट को पूरा करने के लिए ये लोग तमाम तरह से लोगों को ये बताया जाता है कि नीतीश कुमार, सुशासन बाबू के सेकुलर सरकार के नाक के नीचे वहां 15,000 जिहादी पीएफआई ने ऑलरेडी ट्रेन करके क्रिएट कर रखा है। तो इस छापेमारी से कुछ होने वाला नहीं है। जब तक आप इसके जड़ में जाके पीएफआई को बैन करने से काम नहीं चलेगा। पीएफआई के जितने भी तमाम चट्टे बट्टे इनडिस्क्रिमिनेटली इनको पकड़ना और पकड़ के इन्हें अंडमान निकोबार के किसी आइलैंड में कोई जेल बना करके इन लोगों को वहां भेजने की आवश्यकता है। अदरवाइज इस देश के अंदर में कभी शांति स्थापित हो नहीं पाएगी। जी बिल्कुल, फुलवारी शरीफ में पीएफआई का मॉड्यूल सामने आने के मामले में ये दबिश दी गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। आज की आखिरी खबर में बात करेंगे हिंसा की आग में झुलस रहे फ्रांस की। फ्रांस में 17 वर्षीय लड़के की गोली मारकर की गई हत्या के बाद से हिंसा भड़की हुई है। पुलिस अधिकारी द्वारा नाबालिग की मौत के बाद से ही फ्रांस में लोगों का गुस्सा भड़का हुआ है और जगह जगह पुलिस के विरोध में प्रदर्शन जारी है। नाहेल एम नाम के युवक को 27 जून को ट्रैफिक स्टॉप पर एक पुलिसकर्मी ने गोली मार दी थी, जिसके बाद से हालात बेकाबू हैं। अब तक 2400 लोगों को प्रदर्शन के मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं 2500 दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया है। आलम यह है कि अब फ्रांस में गृह युद्ध के हालात बनते नजर आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, नाबालिग युवक की हत्या के बाद जिस तरह से फ्रांस में हिंसा भड़की है, कब तक ये हिंसा चलेगी? किस तरह से रोक पाएंगे इसे? देखिए, ये लोग नहीं है। जैसे अभी पिछली खबर में हम लोगों ने पीएफआई के बारे में बात की, वैसे ही सब रेडिकलाइज्ड अल्जीरियंस है। ये मुस्लिम पॉपुलेशन जो माइग्रेट करके आया है, जैसे हिंदुस्तान में बांग्लादेशी घुस जाते हैं, जैसे रोहिंग्याज को हम लोगों ने बसाया है, वैसे ही वहाँ की सेकुलर सरकार, लिबरल सरकार, मैक्रो ने बाकायदा इन लोगों को वहाँ पनाह दे रखा है। क्या नतीजा निकल रहा है? ये तो अभी फ्रांस चल रहा है, वो दिन दूर नहीं, हिंदुस्तान से भी ऐसी तस्वीरें आएंगी। आप इस चीज को, देश और पूरी दुनिया इस बात को समझ नहीं पा रही है कि रेडिकलाइज्ड मुस्लिम्स, दे आर सो डेंजरस। फ्रांस में तो मुस्लिम पॉपुलेशन की जनसंख्या 10% है, इंक्लूडिंग दीज अल्जीरियंस जो माइग्रेट करके आए हैं। आप ये समझिए, हिंदुस्तान में 30% के आसपास पॉपुलेशन हो चुका है। ये खतरे की घंटी है पूरे यूरोप के लिए। दिक्कत क्या है? ये जिहादी, ये इस तरह के लोग, रेडिकलाइज लोग, ये डेमोक्रेसी में घुस के, कभी इनको हिम्मत पड़ती है म्यांमार में जाओ,
चीन में जाओ, आप रूस में करके दिखाओ, आप जापान जाओ, 2 सेकंड में इनको जो है, इनकी जो है लेफ्ट राइट सेंटर ठीक कर दिया जाएगा। तो जिन जिन जगह पे डेमोक्रेसी है, जहां बोलने की, हिंसा भड़काने की आजादी है और जहां की पॉलिटिक्स वोट बैंक के ऊपर आधारित है, वहां ये तमाशा करते हैं। अब संभालते रहिए मैक्रो साहब, ये लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी करते रहिए, आप वहां पे लोग आपके मरते रहेंगे। लाइब्रेरी जला दिया, शॉपिंग मॉल जलाए जा रहे हैं। भाई ये सब तो अनकल्चर्ड लोग हैं। इन लोगों की पूरी जिंदगी जो है गुफाओं में और गंदे जगहों में रहने की हो गई है। हर देश को चाहिए कि अपने सिटीजनशिप को, अपने इलाके को, अपने बाउंड्री के अंदर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी चाहिए। तो ये जो रेडिकलाइज्ड पॉपुलेशन है, इसको बिल्कुल खत्म करना पड़ेगा। और फ्रांस की मूर्खता देखिए, ये दावत दे करके लोगों को बुलाते हैं, तो जैसी करनी वैसी भरनी। जी बिल्कुल, नाबालिग की हत्या पर लोगों के भड़के गुस्से से अब फ्रांस में गृह युद्ध के हालात बनते जा रहे हैं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हमारे साथ आपके विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में मेरे साथ आज इतना ही। अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।